गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छी से पढ़ रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये सेशन आपका जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सेशन है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया टीसीएस के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज, और बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग इसका रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। हमें भी बहुत मजा आ रहा है। ऐसे ही आप लोग रेलवे धाम पटना को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। अगर आईटीआई लेवल के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी की बात किया जाए तो आप रेलवे धाम पटना टीम के साथ जुड़िए। रेलवे धाम पटना का अपना स्कोर प्लस एप्लीकेशन, उस स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैचेस चल रही है, उस बैचेस का आप लोग आनंद लेंगे। अगर बात किया जाए रेलवे सीबीटी 2 एलपी टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बहुत ही बेहतरीन बुक आप लोगों के सामने लाया गया है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बहुत ही बेहतरीन बुक आप लोगों के सामने लाया गया है। अगर इस बुक की खासियत की बात करोगे, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज, अलावा 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रेलवे धाम पटना का, तो डेली आप लोगों के लिए 4 सेशन आप लोगों के लिए इस कड़ाके के ठंड में भी आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। अगर बात किया जाए सवेरे 7 बजे बीएससीडी पीके साई सर के द्वारा, 8 बजे मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ग्रुप का, 9:30 बजे इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और शाम 6:30 बजे जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सेशन, जिस सेशन में भी आप लोग जुड़े हैं। ये सब का सब सेशन आपको रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। निश्चित तौर से आप इस सेशन में जुड़िए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। डैश पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से क्या होता है, 1 मीटर लंबा और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि 1 मीटर क्या है, लंबाई है, और क्या है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर आपका क्या है, उसका क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। देखिए, तो आइए हम लोग देखते हैं। आपको पता है R बराबर एक फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध बराबर आपका फॉर्मूला होता है रो एल वाई ए। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, अब आइए यहां से हमको क्या बोला है, रो क्या है, रो हमारा होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है, रो हमारा प्रतिरोधकता। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रो एल वाई ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? अच्छा, बात किया जाए जो प्रतिरोधकता हो किस चीज पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोधकता जो होता है वो तापमान पर और पदार्थ के प्रकृति पर। पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता किन चीजों पर निर्भर करता है, तो जो प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ की प्रकृति और उसके तापमान, इन दोनों चीजों पर पदार्थ का जो प्रतिरोधकता है वो निर्मित होता है। अगर बात किया जाए कि प्रतिरोधकता का अगर यूनिट पूछेगा कि प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे ओम पर मीटर। ठीक है, क्या होता है, ओम मीटर आप लोगों का प्रतिरोधकता का यूनिट होता है। क्लियर है जी? आइए अगले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए जी, अगर प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो हम लोग ओम मारेंगे। क्वेश्चन कहता है हमारा कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धन के बाद हमको 2f2 पर एक आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, देखिए हमारा क्या ये, चलिए यहां पर आते हैं। ये हमारा क्या बनाया हमने, उत्तल लेंस बनाया। चलो, उत्तल लेंस में इधर क्या आएगा आपका f1, इधर क्या आएगा आपका f2। क्लियर है? तो यहां सॉरी, इधर आएगा आपका f1, यह आएगा आपका f2, यह आएगा आपका f1, इधर क्या आएगा 2f1, और यहां क्या आएगा 2f2। हमको प्रतिबिंब कहां बनाना है, 2f2 पर बनाना है। कहां पर बनाना है, हम लोगों को जो प्रतिबिंब बनाना है भैया 2f2 पर बनाना है, और 2f2 पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो ऑटोमेटिक उल्टा बनेगा और आपका आवर्धित प्रतिबिंब यानी कि बड़ा बनेगा। तो देखिए, हमको अगर 2f2 पर प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को हमको कहां रखना होगा, अगर आपको 2f2 पर प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को f1 और 2f1 के बीच, यानी कि आपको वस्तु को यहां पर कहीं रखना होगा। इसका प्रतिबिंब जो होगा ये यहां पर बनेगा। कहां पर बनेगा, यहां पर आप लोगों का प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर आप लोग बी मारेंगे, बिल्कुल ही सही आंसर लगाएंगे। यहां से प्रश्न काफी सारे बनते हैं। आपसे पूछेगा कि उत्तल लेंस का जो फोकस
फोकस दूरी होगा, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो कैसा होता है, तो धनात्मक पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्षमता पूछा जाता है तो P बराबर होता है 1/f। किसमें होता है, ये मीटर का जब केस होगा, किसमें होगा, मीटर का जब बात होगा। और P बराबर होता है आपका 100/f। ये बात कब होता है, जब बात होगा सेंटीमीटर का बात होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। F1 और 2F1 के बीच हम जब किसी वस्तु को रखेंगे तो अवतल लेंस में उसका प्रतिबिंब जो बनेगा 2F2 पर बनेगा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वस्तु को कहां रखना पड़ेगा, 2F1 और F1 के बीच में आप लोगों को रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने क्या लगाया, बी लगाया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने सही आंसर लगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि लेंस किस चीज पर कार्य करता है, तो लेंस जो होता है अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए की कड़ी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि डैश वह पदार्थ द्रव है जिसके माध्यम से ध्वनि जो होता है संचारित होता है। तो ध्वनि का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसके द्वारा होता है, माध्यम के द्वारा होता है। ध्वनि के लिए माध्यम बिल्कुल ही आवश्यक है, नेसेसरी है। जहां मीडियम नहीं होगा वहां ध्वनि जो होगा वो गति नहीं कर सकता है। जैसे कि निर्वात हो गया, अगर बात किया जाए क्या निर्वात में ध्वनि होता है, बिल्कुल नहीं होता है। निर्वात में आपका ध्वनि नहीं होता। यही कारण है कि जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, तो वहां पर आपको ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। क्यों, कि वहां पर आपका क्या है, वैक्यूम है, यानी कि निर्वात है। निर्वात में ध्वनि नहीं होते। अगर बात किया जाए ध्वनि की इकाई जो होती है डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, ध्वनि की इकाई जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। अगर 90 डेसिबल से ज्यादा, अगर 90 डीबी से ज्यादा ध्वनि का स्पीड हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेड साउंड बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण। 90 डेसिबल से ज्यादा तो उसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है लोगों का, ऑप्शन नंबर बी आएगा, मीडियम, बिल्कुल सही आंसर है। ध्वनि का पूछा जाएगा किस प्रकार का तरंग है, तो साउंड जो है आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। क्लियर है जी, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ऑप्शन नंबर लोगों का क्या है, ऑप्शन नंबर लोगों का बी आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आया उनका बहुत ही जबरदस्त तरीके से सही और सही आंसर आया होगा। ठीक है, पूछा जाता है कि जो अनुदैर्ध्य तरंग है यानी जो ध्वनि तरंग है वो क्या लेके जाता है, तो ध्वनि तरंग जो होता है अपने साथ ऊर्जा लेके जाता है, एनर्जी लेके वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है जी, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही और सही आंसर था। अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 2 ओम के प्रतिरोध हमको क्या जोड़ा हुआ है, समांतर में जोड़ा हुआ है, तो हमको परिणामी प्रतिरोध तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, यही लिखा जाता है ना। देख लीजिए यहां से निकाल दीजिए दोनों तरीका से। R1 क्या है आपका, R1 है 2 ओम, 2 ओम है दोनों, तो 2 + 2 बटा 2 × 2, यानी देख लीजिए क्या होगा 4/4 बराबर 1 ओम। क्लियर है, यहां से देखिए किसी का आ रहा है 4 का बी लोगों का आ रहा है, बिल्कुल आप लोगों का आंसर आ रहा है और ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बहुत ही सही और सही आंसर है। क्लियर है जी, देखिए 2 + 2 बटा 2 × 2 यानी 4/4 1 ओम आप लोगों का आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी 4 का बी जिनका भी आ रहा होगा इनका बिल्कुल सही आंसर। समांतर क्रम में क्या होता है, जो आई का मान होता है यानी कि जो धारा का मान होता है वो अलग होता है, विभवांतर समान होता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर क्या आया है, बी आया है, 1 ओम सही आंसर आया है। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एस्टर में किसके कारण गंध होती है। एस्टर में जिसके कारण गंध होती है उसी के कारण क्या होता है फलों में भी, जैसे कि सेब में जो आप स्मेल आता है, आपको सुगंध आता है, वो किसके कारण आता है, एस्टर के कारण आता है। नाशपाती में, संतरे में जो आपको स्मेल आता है वो किसके कारण आता है, एस्टर के कारण आता है। दैट मीन्स की फल जैसी क्या होती है, एस्टर में क्या होता है, फल जैसा गंध होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर होगा। एस्टर का फार्मूला पूछा जाता है तो एस्टर का फार्मूला होता है RCCOR। ठीक है, एस्टर का फार्मूला क्या होता है, एस्टर का फार्मूला कहीं पूछेगा तो मारेगा RCCOR। ठीक है जी, चलिए ये हो गया एस्टर का फार्मूला। चलिए यहां से एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि जो एस्टर है उसका क्या होता है, तो याद रखिएगा एस्टर के कारण आपको सेब, नाशपाती, संतरे इन सब में आपको क्या आता है,
गंध आता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग हम लोग कमर्शियल सॉल्वेंट के रूप में, किसका में, व्यावसायिक विलायक के रूप में भी हम लोग एस्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर लोगों का क्या रहा है? ऑप्शन नंबर लोगों का डी आ रहा है और जबरदस्त तरीके से आप लोगों का सही और सही आंसर भी आ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, देखिए। बताइए, क्वेश्चन है आपका, हेलियोटेसिस को आमतौर से किस नाम पे जाना जाता है? देखिए, जो हेलियोटेसिस है इसको क्या कहा जाता है? जिसके कारण क्या होता है, उसको मुंह में आपका मुंह से जो दुर्गंध आता है उसको हम लोग हेलियोटेसिस बोलते हैं। तो यानी क्या होगा, सांस के दुर्गंध की जो बीमारी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलियोटोसिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या आया? ऑप्शन नंबर आप लोगों का आया है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का आया है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी बिल्कुल ही सही और सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आप लोगों के आंसर हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या, ध्यान दीजिएगा, गैसों और द्रवों का सामान्य नाम। अब बताइए, गैस और द्रव का सिंपल नाम आपसे पूछा है तो गैस और द्रव को क्या बोलते हैं? हम लोग लिक्विड ही तो बोलते हैं। लिक्विड यानी दैट मींस कि इसको तरल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने क्या लगाया है? ऑप्शन नंबर 1 लगाया है और जबरदस्त तरीके से आप लोगों का सही आंसर आया है। ठीक है, यहां से जो प्रश्न पूछता है याद रखिएगा, जो द्रव है, जो लिक्विड है, जो हमारा द्रव है, द्रव जो होता है उसका क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? जल्दी से आप लोग बताइए। जो हमारा द्रव होगा उसका आयतन निश्चित होगा, क्या निश्चित होगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो बात किया जाए कि जो द्रव होता है इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होगा, आयतन कभी होता है, आयतन होता है वो होता है निश्चित। आयतन निश्चित होगा और आकार जो होगा, द्रव का जो आकार होगा वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्लियर है? चलिए, ठीक है, जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, शेप जो होता है वो नॉन फिक्स होता है। अगर बात किया जाए सॉलिड होगा तो सॉलिड में क्या होता है? उसका शेप और वॉल्यूम दोनों का दोनों क्या होता है? उसका डिफाइंड होता है, निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का 1 आया और जबरदस्त तरीके से आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है और ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का बिल्कुल सही और सही आंसर है। गैस के बारे में पूछा जाएगा तो गैस का ना आकार निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। क्लियर है जी? ऑप्शन नंबर क्या आया है? ऑप्शन नंबर आप लोगों का 1 आया है, लिक्विड, और जबरदस्त तरीके से सही और सही आंसर आया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्न में से कौन से मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? एनविल, हैमर, एक्स या स्ट्रिप? ये भी है, ये भी है, ये भी है, एक्स नहीं है, एक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर आप लोग सी मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी आप लोग मारेंगे। पूछेगा कि सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी अगर हड्डी पूछता है, सबसे बड़ी हड्डी पूछता है, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, ठीक है, और सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत, ये 4 प्रश्न आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपसे पूछा कि सबसे मजबूत हड्डी कहां का, तो जबड़ा का। सबसे छोटी हड्डी कहां का? कान का। सबसे बड़ी हड्डी कहां का? जांघ का। सबसे बड़ी हड्डी जांघ का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टेपिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टेपिस बोला जाता है। और सबसे लंबी हड्डी भी जो होती है वो जांघ के फीमर की होती है। सबसे छोटी हड्डी कान के स्टेपिस की होती है। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होता है? मानव के जबड़े की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने क्या लगाया है? सी लगाया है और जबरदस्त तरीके से ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आ भी रहा होगा। चलिए जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल का बना होता है? ठीक है, शुक्र यानी क्या है? ये हमारा सैटेलाइट। क्या है भैया? ये हमारा ग्रह। ठीक है, और ये जो है ग्रह किसको कहते हैं? जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या करते हैं? ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह का चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। हमसे पूछा है कि सूर्य का वायुमंडल में किस अम्ल है? H2SO4 होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज भी
कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है आप लोगों का? ए आया है और बिल्कुल सही आंसर है। अगर बात किया जाए कि HCl को क्या कहते हैं, जैसे हमने देखा H2SO4 को हम लोग क्या बोलते थे? अम्लराज बोलते थे। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में पूछेगा तो क्या बोलेंगे? और HNO3 के बारे में क्या करेगा? जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर बात किया जाए कि HCl को क्या बोलते हैं, तो HCl को हम लोग म्यूटेरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, HCl को क्या बोलते हैं? म्यूटेरिक अम्ल बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा कि HNO3 को क्या बोलते हैं, तो HNO3 को हम लोग एक्वाफोर्टिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? HNO3 को हम लोग बोलते हैं एक्वाफोर्टिस। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेरिक एसिड। क्लियर है जी? चलिए, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल का बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आया, जबरदस्त तरीके से सही आंसर आया है। समान जीव का एक समूह जो आनुवांशिक रूप से क्या है? समान जीव का एक समूह जो आनुवांशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजननात्मक रूप से विलगित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समान जीवों का एक ऐसा समूह जो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, उसको हम लोग स्पेसीज बोलते हैं, जाति बोलते हैं। और ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई। क्लियर है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई आपका स्पेसीज या फिर जाति होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या आया? सी आया। जबरदस्त तरीके से आप लोगों का सही और सही आंसर आया था। वर्गीकरण किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले दिया था। कौन सा दिया था? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? कैरोलस लिनियस थे। और इन्होंने वर्गीकरण का पितामह इनको कहा जाता है। क्लियर है जी? कार्लस लिनियस को हम लोग वर्गीकरण का पितामह कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी आया है, जाति, और सही आंसर आया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देखिए, जो एल्केन है, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्कीन होता है, और आपका एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्काइन होता है। ये तीन चीज है। तो देखिए, जो एल्कीन का फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब ध्यान दीजिएगा, जो एल्कीन और एल्काइन है, जो हमारा एल्कीन और एल्काइन है, ये दोनों का दोनों जो है ना, ये क्या है? असंतृप्त। ये क्या है हमारा? असंतृप्त। ठीक है, और ये जो एल्केन है, इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये भी हाइड्रोकार्बन है। चलिए अब आइए क्वेश्चन की तरफ आइए। हमसे पूछा क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो जिसके लास्ट में क्या लगा होगा? एन लगा होगा, वो क्या होगा? आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। मीथेन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी मारिए और बिल्कुल सही आंसर पाइए। एसिटिलीन एल्कीन में आएगा। चलिए, अगर प्रोपिलीन एल्कीन में आएगा, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब का सब क्या है? आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या आता है जी? ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी आंसर आएगा। पूछा जाता है इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या होता है? सिंगल। इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसे याद रखिएगा इसको, डबल बॉन्ड। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है जी, चलिए, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला जितना होगा वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा, असंतृप्त होगा। और जो आपका सिंगल बॉन्ड वाला होगा वो सैचुरेटेड होगा, यानी कि संतृप्त होगा। ऑप्शन नंबर क्या आया है? बी आया है, मीथेन आया है, और बिल्कुल ही सही और सही आंसर आया है। क्लियर है जी? आइए अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बताना है आप लोगों को कि बहुबीजी फल इनमें से कौन नहीं है। जल्दी से बता दीजिए बहुबीजी फल।
बात किया जाए जो लीची है वो आपका बहुबीजी फल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा और सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बहुत ही सही आंसर आएगा कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। देखिए जो फल होता है वो 3 प्रकार का फल होता है, सरल फल होता है, पुंज फल होता है और संग्रहित फल होता है। ठीक है, चलिए बात किया जाए कि फल का निर्माण कहीं पूछेगा कि फल का निर्माण कहां होता है, फल का निर्माण कहीं पूछे कि फल का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो याद रखेंगे फल का निर्माण जो होता है बीजांड के द्वारा। फल का निर्माण किसके द्वारा, बीजांड के द्वारा होता है। फल 3 प्रकार का, सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और एक मिक्स होता है। तो याद रखिएगा सरल फल जो होता है उसका एग्जांपल आप लोग केला और अमरूद याद रखेंगे। ठीक है, सरल फल आपका केला और अमरूद हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि पुंज फल का एग्जांपल क्या है, तो आप लोग पुंज फल का एग्जांपल याद रखेंगे। आपका स्ट्रॉबेरी हो गया, रसभरी हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुंज फल बोलते हैं। और जो आपका संगठित फल होता है उसका एग्जांपल आप लोग कटहल, सहतूत, ये सब चीज याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ये हमारा क्या है, बहुबीजी फल नहीं है। चलिए इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, बहुबीजी बीज और एक बीजी, तो क्या होता है जिसमें बीजों की संख्या 1 से अधिक है। देखिए पपीता में बीज आपको 1 से अधिक बिल्कुल मिलता है, तो ये आपका बहुबीजी हो गया। सेब में भी देखिएगा आपसे 1 से अधिक, अनार में भी आपको 1 से अधिक बीज मिलता है, पर लीची में क्या मिलता है, आपको 1 से अधिक बीज मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सही आंसर था। आइए अगले क्वेश्चन में, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण याद रखिएगा जब हम लोग 90 डेसिबल से अगर अधिक है, 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि को क्या कहा जाता है, साउंड पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन। अब देखिए ध्वनि पॉल्यूशन किसमें मापा जाएगा, डेसिबल में मापा जाएगा। ऑप्शन में आप लोगों का एक सही आंसर होगा। एम्पियर किसका है, करंट का। जूल किसका, एनर्जी का। ओम किसका, रेसिस्टेंस का। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर लोगों का आ रहा है जी, ऑप्शन नंबर आप लोग का एक आ रहा है और ऑप्शन नंबर एक आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए जी क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता जो होती है किसको किसमें मापते हैं हम लोग, बेल में मापते हैं, जिसका 1/10। क्वेश्चन पूछता है कि एक बेल जो है, बेल का 1/10वां भाग क्या होता है, डीबी होता है। ठीक है, डेसिमल जो है बेल का 1/10वां भाग होता है और इसको डेसिबल बोला जाता है। ऑप्शन एक बेल बराबर क्या होगा, यहां से निकाल सकते हैं आप लोग, 1 बेल इक्वल्स टू 10 डेसिबल। क्लियर है, 1 बेल इक्वल्स टू 10 डीबी हम लोग इसको बोल सकते हैं जी। ऑप्शन नंबर क्या आया है, एक आया है डेसिबल और बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ध्वनि कौन सा तरंग है, तो आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्लियर है, प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग आप लोगों का होता है। धनु में आप ध्वनि के 3 प्रॉपर्टीज होता है, एक उसमें तीव्रता होगी, एक उसमें तारत्व होगा और उसमें क्या होगा, उसमें आयाम होगा, जिसको हम लोग गुणता बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आया जी, ऑप्शन नंबर लोगों को, ऑप्शन नंबर आप लोग आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। अगर बात क्या है, जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल, एनर्जी का मात्रक जूल, याद रखेंगे। प्रतिरोध का मात्रक ओम, एम्पियर धारा की इकाई। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, देख लीजिए, निम्न में से कौन सा निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करके रेड धर्मीय पदार्थ के भारी नाभिक को छोटे छोटे विभाजित करने की प्रक्रिया। देखिए ये हमारा कोई हैप्पी न्यूक्लियर था, इससे टूटकर क्या हुआ, टूटकर क्या बना है, कम से कम 2 छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण है। और कभी क्या होगा कि 2 छोटे छोटे पदार्थ जब जुटेंगे, जुड़कर जब एक पदार्थ का निर्माण किया तब क्या होगा, तो देखिए जब एक से टूटकर 2 बना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। और 2 से जुड़कर 1 बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संलयन बोलेंगे। हमसे टूटकर पूछा गया है, मार देंगे ऑप्शन नंबर आप लोग सी, और ऑप्शन नंबर सी जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसको अगर आप लोग याद रखेंगे तो क्या होता है, क्या बोलता है कि एक न्यूट्रॉन टूटकर 2 अलग अलग न्यूट्रॉनों का निर्माण करेंगे। एक न्यूट्रॉन का कण 2 अलग अलग, एक कण टूटकर 2 नए कणों का निर्माण करते हैं, उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और जब 2 कण जुड़कर एक नए कणों का निर्माण करेंगे उसको हम लोग नाभिकीय संलयन करते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या रहा है जी, ऑप्शन नंबर आप लोगों का, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही आंसर आएगा। यहां से पूछता है कि परमाणु रिएक्टर की खोज किसने की। चलिए इसको मिटाते हैं, यहां पर यहीं पर लिख देते हैं कि परमाणु रिएक्टर की खोज,
परमाणु रिएक्टर की कभी खोज पूछेगा तो क्या मारेंगे हम लोग, फर्मी मारेंगे। क्या मारेंगे, फर्मी मारेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे और जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है ड्यूट्रियम की द्रव्यमान संख्या आप लोगों से पूछा गया है। ड्यूट्रियम की द्रव्यमान संख्या, अगर बात किया जाए जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, पहला होता है प्रोटियम, पहला होता क्या होता है, प्रोटियम। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ड्यूट्रियम, दूसरा क्या होता है, ड्यूटेरियम। ठीक है, चलिए, और तीसरा होता है आपका ट्राइटियम। तीसरा क्या होता है भैया, ट्राइटियम। तीसरा क्या है आपका, ट्राइटियम। चलिए, अब समस्थानिक की बात आ रही है तो समस्थानिक जानिए, जिसमें क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न होता है। चलिए, तो क्या होगा इसका 1H1, इसका क्या होगा 1H2, इसका क्या होगा 1H3। क्या होता है, ये क्या हो गया, परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है किसके बारे में, ड्यूट्रियम का। तो ड्यूट्रियम का जो आपका द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग 2 लगाएंगे और जबरदस्त तरीके से आंसर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ड्यूट्रियम के बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि ड्यूट्रियम को क्या बोला जाता है, D2O, जिसको हम लोग ड्यूट्रियम ऑक्साइड बोलते हैं। जो D2O है, D2O को क्या बोला जाता है, हैवी वाटर। हैवी वाटर, भारी जल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हैवी वाटर, यानी कि भारी जल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आया, सी आया आप लोगों का, और जबरदस्त तरीके से भैया आप लोगों का आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उससे पहले देखिए, रेलवे सीबीटी 2 को एलपी टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बहुत ही बेहतरीन बुक आप लोगों के सामने ला गया है। इस बुक की खासियत की बात करोगे तो आपको चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज और लगभग 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। निश्चित तौर से आप लोग इस बुक को परचेज करिए, अपनी तैयारी को नई दिशा और दशा देने का काम करिए। एप्लीकेशन पर हमारा फाउंडेशन बैच उपलब्ध है, जिसमें आपको बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और ट्रेड थ्योरी कंप्लीट तरीके से बेसिक लीगल से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। निश्चित तौर से स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर आप लोग आइए क्वेश्चन की शुरुआत फिर से करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द्रव्यमान और भार के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। देखिए, द्रव्यमान और भार के संदर्भ में कौन सा सही है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है। बिल्कुल आप लोग का सही बात है, द्रव्यमान जो है हमारा क्या है, अदिश राशि है। पर भार क्या है, भार जो है हमारा सदिश राशि होता है। तो देख लीजिए, द्रव्यमान और सदिश है और भार अदिश है, गलत बात हो गया। भार हमारा क्या है, भार हमारा सदिश राशि होता है। चलिए, द्रव्यमान दोनों अदिश राशि है, गलत बात है। दोनों सदिश है, गलत बात है। द्रव्यमान अदिश है, भार सदिश है। ऑप्शन नंबर डी लगाइए, जबरदस्त तरीके से आंसर पाइए। अब आइए, यहां से जो प्रश्न पूछेगा वो बताना है आप लोगों को। आपसे क्या पूछता है, चलिए, कि भार बराबर क्या होता है, W बराबर होता है मास, W बराबर होता है वेट, बराबर होता है M इंटू जी, होता है कि नहीं, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, W बराबर भार इंटू जी होता है। अब W बराबर M इंटू आपका जी होता है। ठीक है, अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द्रव्यमान जो होता है कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान जो होगा आपका कभी नहीं बदलता है, पर भार क्या होता है, बदल जाता है। किसके कारण बदल जाता है, जी का मान जैसे ही हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे बढ़ता जाएगा, और तो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है, जैसे ही जी का मान बदलेगा वैसे ही आपका भार का मान जो होगा वो बदलता चला जाएगा। लेकिन द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है। जो मास होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, और वेट जो होता है वो क्या होता है, वैरी करता रहता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी आएगा जी, कि जो मास है वो क्या है, वो आपका क्या है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, और वेट जो है आपका ये क्या है, आपका क्या है, वेट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर क्या है जी, ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी आया, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सही आंसर आया।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, निम्न में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? पेड़, फफूंदी, झाड़ी, झाड़ झाखंड। देखो पेड़ तो है, बिल्कुल है, पादप जगत से। फफूंदी क्या है? फफूंदी मार देंगे ऑप्शन नंबर 2 में, आगे जाने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को। ये क्या है? हमारा एक प्रकार का कवक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फंगस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग बी लगाइए, जबरदस्त तरीके से आप लोग सही आंसर आइए। ठीक है, चलिए जी। कवक क्या होता है? कवक के बारे में पूछा जाता है। कवक क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक। चलिए जी, क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक होता है आपका कवक। चलिए यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा कि यूकैरियोटिक क्या होता है, तो आफ्टर बिफोर डेवलपमेंट की, विकास से पहले की कहानी को यूकैरियोटिक और विकास के बाद की कहानी को हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या आया? ऑप्शन नंबर आप लोगों का आ गया जी, ऑप्शन नंबर आप लोगों का आ गया एक, बी आएगा फफूंदी, और फफूंदी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहां से पूछा जाता है जो कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवक के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। यहां से पूछता है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, पूछेगा कभी कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। क्लियर है? चलिए यहां जी, यहां से पूछता है कवक विज्ञान के पिता कौन है? फादर ऑफ बैक्टीरिया, अगर आपसे जीवाणु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पूछा जाएगा, जीवाणु विज्ञान के पिता पूछा जाएगा, जीवाणु विज्ञान का तो आप लोग मारेगा लीवेनहॉक। पर अगर आपसे कवक विज्ञान का पिता पूछा जाएगा तो आप लोगों को क्या मानना है बताइए? मिसौली। कवक विज्ञान के पिता जो है, कवक के अगर आपसे पितामह कहा जाएगा, पितामह कौन सा है? यहां पे लिखते हैं हम लोग, यहां पे लिख देते हैं पितामह कौन थे? पिता जो है मिसौली को माना थे। क्या बोला जाता है? मिसौली को कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाइए? बी लगाइए, जबरदस्त तरीके से आंसर पाइए। अगले क्वेश्चन की शुरुआत कर दो भैया। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो बताइए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर वो होमोजेनियस मिक्सचर है, 2 या 2 पदार्थ को अगर होमोजेनियस मिक्सचर है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भैया सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन दैट मींस कि उसको क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे, और ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। ठीक है, अगर होमोजेनियस मिक्सचर है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशन बोलते हैं। दैट मींस कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, बिल्कुल सही आंसर आएंगे। बिलियन के कणों का जो आकार होता है कितना होता है? पूछा जाता है बिलियन के जो कणों का आकार है, कभी आपसे पूछे कि बिलियन के कण का आकार कितना होता है, तो मार दीजिएगा 10 के पावर -7। क्या मारेगा? अगर कोलाइडी कणों का पूछेगा कि कोलाइडी के कणों का आकार पूछेगा तो कितना मारना है? जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा। तो कोलाइडी कणों का आकार जो होता है 10 के पावर -7 से लेके 10 के पावर -5 के बीच होता है। ठीक है, ये क्या होता है? 10 के पावर -7 से लेकर 10 के पावर -5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही मारना है। ठीक है, चलिए यहां से पूछता है कोलाइडियो के कारण क्या होता है, बिलियन के कारण क्या होता है। 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो देख लीजिएगा। जो कोलाइडी होता है ये टिंडल इफेक्ट पर काम करता है। किस पर? टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट इसको बोला जाता है। क्लियर है जी? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी आ रहा है। जबरदस्त तरीके से ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। अगर कोलाइडी का बात किया जाए तो कोलाइडी दूध जो है, दूध है आपका, पायस हो गया, मक्खन, पनीर, ये सब क्या है? कोलाइडी के एग्जाम्पल होते हैं। मिश्रण का बात करोगे तो रेत, आप चीनी में पानी मिला दीजिए, रेत व पानी का मिश्रण हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब का सब आपका मिश्रण का एग्जाम्पल। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा इमारत को नुकसान पहुंचा सकता है? आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपके
इमारत को पहुंचा सकते हैं। तो देखो सुपरसोनिक तरंग से जो आघात आएगा, उस सुपरसोनिक विमान से जो आपका तरंग आएगा वो क्या करेगा, आपके घर को पहुंचा सकता है। ऑप्शन नंबर आप लोग सी मार लीजिएगा और जबरदस्त तरीके से ऑप्शन नंबर सी मार के अपना काम 1 नंबर लेके आगे की ओर आप लोगों को बढ़ जाना है। ठीक है जी, चलिए बात किया जाए जो क्या कहते हैं वस्तु की चाल और हवाई जहाज के चाल का जो अनुपात होता है, ठीक है, ध्वनि की चाल बता वस्तु की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मैक नंबर बोलते हैं। तो आइए मैक नंबर के बारे में बहुत ही जबरदस्त सवाल जो पूछा जाता है कि अगर मैक नंबर लिखेंगे यहां पर मैक नंबर, और हम लोग अब इसके बारे में 4 प्रश्न आपसे पूछेगा कि मैक नंबर अगर इक्वल्स टू 1 है, मैक नंबर अगर 1 के बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोनिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनिक। अगर मैक संख्या का मान 1 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे सोनिक। अगर मैक संख्या का मान अगर लेस देन 1 आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सब सोनिक। इसको क्या बोलते हैं, सब सोनिक। ठीक है, और अगर पूछेगा कि मैक 1 से लेके मैक संख्या का मान 1 से 5 के बीच में होगा तो उसको क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक। इसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। सुपर और अगर ये 5 से ज्यादा हो गया, क्या हो गया, 5 से ज्यादा, ग्रेटर देन आपका क्या हो गया, 5 हो गया। अगर वो 5 से ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, जबरदस्त तरीके से हम लोग आंसर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही और सही आंसर आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं, बताओ किसके दांत नहीं होता है, घोड़ा का तो होता है, सुअर का, कुत्ता का, कछुआ का, बता दीजिए। आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा भैया, 20 नंबर का बता दो। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, कछुआ में जो होगा वो दांत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आया है और बिल्कुल ही आपका सही और सही आंसर आया है। चलिए कछुआ किस में आता है ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा, कछुआ जो आता है सरीसृप में आता है। किस में आता है, कछुआ जो होगा आपका सरीसृप में आता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी, कछुआ का दांत नहीं होता है। चलिए बात किया जाए, कछुआ का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, 80 से लेके 105 वर्ष। 80 से लेके और 150 ईयर तक, बहुत लंबा दिन जीता है भैया कछुआ। 80 से लेके 150 साल तक ये जो कछुआ होता है वो आपका जी सकता है। चलिए जी, मनुष्य में कभी आपसे दांत का संख्या पूछेगा कितना मारिएगा, 32 मारिएगा और 1 नंबर आप लोगों का बता दीजिए। दांत का सबसे ऊपरी परत होता है उसको क्या बोलते हैं, एनामिल बोलते हैं। क्लियर है जी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मैलाकाइट किसका अयस्क है, बताइए। मैलाकाइट आपका किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का, तांबा का, मैग्नीज का या फिर पारा का, बता दो भैया। मैलाकाइट आपका किसका अयस्क है, बताओ। मैलाकाइट आपका तांबा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 2 मारिए, जब जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर पाइए। अगर तांबा के अयस्क की बात करोगे तो क्यूप्राइट होता है आपका, चेल्कोपाइराइट होता है, एजुराइट होता है। अगर तांबे की अयस्क की बात किया जाए, तांबा का अयस्क का बात किया जाए तो सबसे पहला क्या मारते हैं हम लोग, क्यूप्राइट। सबको ख्याल यही आता है, सबसे पहला क्यूप्राइट। उसके बाद दूसरा याद रखिएगा एजुराइट। दूसरा क्या याद रखना है, एजुराइट। तीसरा आपको क्या याद रखना है, चेल्कोपाइराइट। चेल्कोपाइराइट याद रखेंगे। ठीक है, तांबा के मैलाकाइट भी तांबा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर पाइए। अगर बात किया जाए जो आपका पारा है, मरकरी है, इसका अयस्क आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे, सीनेबार। ठीक है, सीनेबार। सीसा का अयस्क क्या होता है, गैलना होता है। चलिए अगर आपसे मैग्नीशियम के अयस्क की बात की जाए तो मैग्नेटोसाइट होता है। ये किसका अयस्क है, आपका मैग्नीशियम का अयस्क है। डोलामाइट भी मैग्नीशियम का अयस्क होता है। कीरोसाइट भी आपका मैग्नीशियम का अयस्क होता है। ऑप्शन ने क्या लगाया है, ऑप्शन नंबर बी लगाया है, तांबा,
जबरदस्त आंसर पाया है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइए आंसर। चलिए, बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी कारण, किसके कारण? विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। B3 की कमी के कारण क्या होता है? आपका पेलागरा रोग होता है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन बोलते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण आपको क्या होता है? क्वेशिकोर रोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 लगाइए और ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही और सही आंसर है। अगर बात किया जाए प्रोटीन मानव शरीर में क्यों आवश्यक, तो याद रखना प्रोटीन जो है शरीर, मानव शरीर के मसल्स के निर्माण में, ठीक है, मसल्स के निर्माण में, मांसपेशियों के निर्माण में प्रोटीन की आपको जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर 1 लगाइए, जबरदस्त तरीके से आप लोग का। प्रोटीन की कमी के कारण एक और रोग होता है, मरासमस रोग। कभी पूछा कि मरासमस रोग किसके कारण होगा, तो ये भी होता है भैया, मरासमस रोग जो होता है ये भी आपका होता है किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? मरासमस रोग होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने 1 लगाया, जबरदस्त तरीके से आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। अब मरासमस में होता क्या है, कभी ये पूछेगा तो क्या होता है? मांसपेशी जो होता है क्या होता है आपका? ढीला पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का 1 जबरदस्त तरीके से सही और सही आंसर आया था। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करो। अगला क्वेश्चन कहता क्या है? जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से क्या हो? अधिक हो जाती है, तो इसका चाल हम लोग क्या कहते हैं? आइए इसको समझने के लिए फिर से हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। अभी हमने इसको तुरंत लिखा है और आप लोग इसका आंसर नहीं बता पाइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या लिखा है कि अगर 1 से अधिक होगा तो क्या होगा? सबसोनिक। अगर 1 से 5 होगा तो सुपरसोनिक। अब 5 से अधिक होगा तो हाइपरसोनिक। तो आइए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था कि क्या बोलते हैं, जब किसी वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे हम लोग मैक नंबर। तो जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से बराबर हो जाएगी, जब वस्तु की चाल जब ध्वनि की चाल से क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, दैट मीन्स क्या 1 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और अगर 1 से अधिक हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक बोलते हैं, सुपरसोनिक बोलते हैं। और अगर 5 से अधिक होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक बोलते हैं, हाइपरसोनिक बोलेंगे। चलिए सबसोनिक क्या होता है? 1 से कम हो तो उसको हम लोग सबसोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसोनिक बोला जाता है। चलिए इसको लिख भी लीजिए, लेस देन 1, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 5, ठीक है। चलिए ग्रेटर देन 5 तो आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 5 तो आपका हो जाएगा हाइपरसोनिक। 1 से 5 तक हो गया सुपरसोनिक, 1 से कम हो गया सबसोनिक, और 1 के इक्वल आया, इक्वल्स टू 1 आया तो उसको हम लोग सोनिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर लगाइए भैया क्या, और आंसर पाइए। सिल्वर ब्रोमाइड में सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 24 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि 2AgBr टूटकर किससे बनता है? Ag का 2 प्लस Br का निर्माण होता है। क्लियर है? ये क्या निर्माण होता है? इसका निर्माण होता है। अब आप लोग बताइए, सॉरी इक्वल बैलेंस इक्वेशन नहीं ना हुआ, बिल्कुल 2 इधर है 2 इधर है, यानी 2 यहां भी आएगा, Br2 आएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा? जब एक उत्पाद टूटकर 2 नए उत्पादों का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विखंडन अभिक्रिया बोलेंगे। विखंडन यानी कि आप लोग इसको अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, जबरदस्त तरीके से सही आंसर पाएंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या हुआ?
कि दो नए उत्पाद, अगर एक उत्पाद दो कोई चीज मिलकर एक नई चीज का निर्माण करता है उसको संयोजन बोलते हैं। अपघटन विखंडन अभिक्रिया क्या है कि जब क्या होगा, एक उत्पाद टूटकर दो नए उत्पादों का निर्माण करे उसको विखंडन, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग विखंडन अभिक्रिया बोलेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, दोनों तरफ अगर मास समान हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस उदासीनीकरण अभिक्रिया का निर्माण करता है। क्लियर है जी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की कोरी में आ जाओ कि कार्यात्मक समूह CHO किसमें मौजूद होता है, बताइए CSO का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे और सही आंसर पाएंगे। चलिए देखिए CHO का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, अगर आपसे फॉर्मूला पूछेगा तो याद रखेंगे CnH2n +1 फॉर्मूला होता है, फंक्शनल ग्रुप CH होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। लिख लीजिए यहां पर एल्डिहाइड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोग सी लगाइए, जबरदस्त तरीके से आंसर पाइए। एल्डिहाइड सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। चलिए अगर बात किया जाए कि अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है भैया, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। क्या होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। कीटोन का क्या होता है, कीटोन का CO होता है, ठीक है, कीटोन का क्या होता है, CO होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने सी लगाया है और बिल्कुल आप लोगों का सही और सही आंसर आया है। चलिए कार्बोक्सिलिक का, अच्छा कार्बोक्सिल का मिल गया, बिल्कुल लिख लीजिएगा, इसका भी लिख लीजिएगा। इसका होता है COOH। क्या होता है इसका फंक्शनल ग्रुप, COOH होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने सी लगाया है एल्डिहाइड और जबरदस्त तरीके से आप लोगों का आंसर आया है। क्लियर है भाई हमारा बात यहां तक। चलिए अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, इस वीडियोस को लाइक करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ निश्चित तौर से इसके बारे में शेयर करेंगे कि रेलवे धाम पटना के द्वारा आप लोगों के लिए डेली किस तरह के सेशन। आइए अगले क्वेश्चन की परी में, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो किस चीज का उपचार करता है, त्वचा का, अंग का, हड्डी का या फिर आंखों का। जल्दी से भैया आंसर बता दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए त्वचा का जो इलाज करता है इसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं इसको, डर्मेटोलॉजिस्ट। जो त्वचा का इलाज करता है उसको हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब आइए जो हमारा हड्डियों का उपचार करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपॉलिस्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्टियोपॉलिजिस्ट बोलते हैं। जो अस्थि का इलाज करता है हमको ऑर्थोपोडिक बोलते हैं, ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं, ऑर्थोपोजिस्ट बोलते हैं। अगर बात किया जाए जो आपका अस्थि का इलाज का तो बात हो गया। अब आइए जो हमारा आंख का इलाज करता है उसको हम लोग ऑप्थोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाइए, सही आंसर पाइए। ऑप्शन नंबर डी लगाइए और सही आप लोग आंसर पाइए। अगर जो किडनी का इलाज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो किडनी का इलाज करे, जो ब्रिक का इलाज करे, जो ब्रिक का इलाज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। अगर जो नस का इलाज करे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी आया था, जबरदस्त तरीके से आप लोगों का सही और सही आंसर आया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति कैसी होती है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति आप लोगों से पूछी गई है कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति कैसी होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसकी प्रकृति होती है वो ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग ए मारेंगे, सही आंसर पाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का बनाने का दो प्रकार का तरीका, एक बेचमैन विधि और हेक्जेनर विधि। दो प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर, एक बेचमैन विधि और एक हेक्जेनर विधि के द्वारा जो होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, गलत आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 मार दीजिए, जबरदस्त तरीके से आंसर पा जाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है। जल्दी से बता दो भैया, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। विटामिन के का मुख्य कार्य होता है खून को जमने से रोकना। क्या होता है, विटामिन के का कार्य होता है, विटामिन के का कार्य होता है खून को जमने से रोकना। अगर इसका नाम का बात किया जाए तो इसका नाम होता है फिलोक्विनीन। फिलोक्विनीन, इसका नाम क्या होता है,
किलो क्विनीन इसका नाम होता है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का जबरदस्त तरीके से सही और सही आंसर आया है। ठीक है जी, अगर बात किया जाए विटामिन ए के जो होता है वसा में घुलनशील होता है, जल में भी घुलनशील होता है, आपका बी और सी। ठीक है जी, चलिए जी, चलिए जी, ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या आ गया, ए आया, जबरदस्त आंसर आया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को क्या कहा जाता है, बताइए। आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है, तो देखिए जो आणविक द्रव्यमान, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक अणु में मौजूद जितना द्रव्यमान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। और इसको एएमयू में लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग बी लगाएंगे, जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर पाएंगे। ठीक है, चलिए जी, ऑप्शन नंबर आप लोग क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का आ गया जी, ऑप्शन नंबर आप लोगों का आ गया बी आ गया। अगर एक मोल का मान पूछेगा तो क्या मारेंगे, मारेंगे एक मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। एक मोल बराबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको क्या बोलते हैं, 1 मोल। इसको क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर क्या लगाइए, बी लगाइए, जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर पाइए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है रक्त का इनमें से कौन सा घटक जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो करता कौन सा है भैया, आरबीसी करेगा, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ऑप्शन नंबर ए आया। अब बात किया जाए आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है, क्या पाया है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है लाल रंग होता है। लाल रंग कौन सा तत्व पाया जाता है, तो Fe यानी कि आयरन इसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 लगाइए, जबरदस्त तरीके से आप लोगों का आंसर पाइए। आरबीसी का लाइफ टाइम पूछेगा 120 दिन हम लोग मारेंगे। बनाने के लिए जिम्मेदार आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण जो होता है आपका बोन मैरो में, कहाँ होता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान की बात किया जाएगा तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है स्प्लीन को कहा जाता है, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या मारे हैं, 1 मारे हैं, जबरदस्त आंसर मारे हैं। ये था आज का हमारा सीरीज। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया तो आप को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बारे में निश्चित तौर से शेयर करें। ठीक है दोस्तों, रेलवे धाम पटना के द्वारा डेली आप लोगों के लिए 4 लाइव सेशन लाया जा रहा है, जिसमें आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 7 बजे पीके साई सर के द्वारा, 8 बजे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ग्रुप की कक्षा हमारे द्वारा, 9:30 बजे इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक क्लास और शाम 6:30 बजे जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सेशन। ये सब का सब सेशन आपका रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।